नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन एमए फाइनल के 7th पेपर के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे। कल पिछले क्लास के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण क्या हो सकते हैं। विज्ञान समाज के वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक विधि के चरण बताए गए हैं। राय जी फ्रांसिस के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। पहला, समस्या का चुनाव। दूसरा, अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण। प्राकल्पना का निर्माण। अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण। अध्ययन प्रविधियों एवं यंत्रों उपकरण का चुनाव तथा यंत्रों का निर्माण। अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन। तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। सामान्यीकरण, जांच या पुनः परीक्षण तथा भविष्यवाणी। पहला, सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता को किसी समस्या का चुनाव और उससे संबंधित साहित्य या उपलब्ध सूचनाओं का अध्ययन करना होता है। समस्या का चुनाव काफ़ी सोच विचार के पश्चात पूर्व ज्ञान एवं पूर्व अवलोकन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। समस्या का चुनाव कर लेने के पश्चात अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ये उद्देश्य सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दूसरी चीज अपन बात करेंगे, अवलोकन द्वारा तथ्यों का एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ डेटा बाय ऑब्जर्वेशन। वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का संकलन अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन द्वारा किया जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण एवं तथ्यों का संकलन करता है। तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। किसी भी वैज्ञानिक द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्राप्त तथ्यों को उनमें पाई जाने वाली समानता या विभिन्नता के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करके उनका विश्लेषण किया जाता है। वर्गीकरण का कार्य जितना कुशलता से किया जाता है, वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचना भी शोधकर्ता के लिए उतना ही सरल हो जाता है। इस प्रकार तथ्यों का वर्गीकरण तथा विश्लेषण भी वैज्ञानिक पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा, वस्तुनिष्ठता का गुण, ऑब्जेक्टिविटी। वैज्ञानिक पद्धति में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। इसमें तथ्यों को ठीक उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसा कि वे है। हमारे अपने विचारों, मनोवृत्तियों या उद्वेगों द्वारा अनुसंधान प्रभावित नहीं होता है। उसे वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। अनुसंधान वस्तुनिष्ठ होने पर भी विभिन्न विश्लेषण करता किसी सामान्य तथ्य का विश्लेषण करके एक समान निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कार्यकारण संबंध और फिर सिद्धांतों की स्थापना, सत्यापनशीलता या प्रामाणिकता, सार्वभौमिकता और भविष्यवाणी करने की क्षमता। और नेक्स्ट, निश्चयात्मकता और क्रमबद्धता। ये हमारे कुछ वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं। अब अपन समझते हैं, आगे चलते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के चरण क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रतिपादन करने हेतु अनुसंधानकर्ता को एक निश्चित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जब वैज्ञानिक पद्धति से कोई अध्ययन किया जाता है तो इस हेतु अनुसंधानकर्ता को विभिन्न चरणों या सोपानों के माध्यम से होता हुआ सामान्यीकरण की अवस्था तक पहुंचना होता है। इस लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति को 4 चरणों का उल्लेख किया है। पहली बात इन्होंने बताई, कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण।
दूसरा अवलोकन एवं तथ्यों का आलेखन। तीसरी संकलित तथ्यों का वर्गीकरण एवं संगठन, टेबुलेशन। और चौथी चीज इन्होंने कही सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। पीवी यंग ने इसको 6 चरणों में उल्लेख किया है। पहली बात इन्होंने कही अध्ययन हेतु समस्या का चुनाव। सबसे पहले जब अनुसंधानकर्ता रिसर्च की बात करता है तो सबसे पहले उसके सामने ये होनी चाहिए कि मैं कौन सी समस्या का अध्ययन कर रहा हूँ, अर्थात उस समस्या का टाइटल उसे ज्ञात होना चाहिए, समस्या के बारे में ज्ञान उसको होना चाहिए। दूसरी चीज उसने करी कि कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस का निर्माण, अर्थात वह उस घटना के बारे में या उस समस्या के बारे में क्या सोचता है। और कार्यशील जो प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है वो 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है। सबसे पहले जो हमारी समस्या है उसको हमें, जिस समस्या का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं उसको हमारे ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात जो हम बताते हैं कि हाइपोथेसिस के अंतर्गत रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो कि अनुसंधानकर्ता सामान्यतः है जो कुछ भी साहित्य उपलब्ध है उसका अध्ययन करता है और उसके आधार पर अपने विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास करता है। तीसरी चीज अनुसंधानकर्ता का स्वयं का आईक्यू, विवेक, कि वह उन घटनाओं को किस बारे में सोचता है, क्या उसके बारे में विचार रखता है। इस प्रकार कार्यशील प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। तीसरी बात ये कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से समस्या या घटनाओं का अवलोकन एवं खोज, अर्थात जो हमारी साइंटिफिक मेथड है उसके आधार पर हमें घटना का अवलोकन करना चाहिए, घटनाओं की खोज की जानी चाहिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है संकलित तथ्यों का आलेखन, अर्थात जो हमने डाटा कलेक्शन किए किसी भी मेथड के माध्यम से, चाहे वो अवलोकन हो, अवलोकन में भी सहभागी हो, अर्ध सहभागी हो या असहभागी हो, या डाटा शेड्यूल के माध्यम से या प्रश्नावली के माध्यम से या व्यक्तिगत अध्ययन के केस स्टडी मेथड के आधार पर भी अपन ने तथ्य इकट्ठे किए हैं, उन सभी को हम उनका एक टेबुलेशन करेंगे, उनकी एक सारणियन बनाएंगे। उसके बाद तथ्यों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण, जिस प्रकार हमने जो डेटा कलेक्शन किए हैं उनको हमारे जो हमने पहले जो अध्ययन हमने प्रॉब्लम तय की थी उस प्रॉब्लम के अंतर्गत हमने ऑब्जेक्टिव का निर्माण किया था और उसी के आधार पर हम तथ्यों का वर्गीकरण करेंगे जो जो हमारे पास स्टडी मटेरियल हमारे को प्राप्त हुआ है। और उसके बाद वैज्ञानिक सामान्यीकरण, फिर हम लोग उसको जनरलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे। उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों का विवरण प्रस्तुत करेंगे जो कि निम्न है। पहला, समस्या का चुनाव। ठीक है, ये दोनों विद्वानों ने, लुंडबर्ग ने और पीवी यंग ने अपने सामने रखा, लेकिन एक सामान्य रूप से जब हम अपन बात करते हैं तो एक सामाजिक अनुसंधान की निम्न पद्धति के चरण हो सकते हैं। पहला, समस्या का चुनाव। दूसरा, अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण, ऑब्जेक्टिव। तीसरी बात, प्राकल्पना का निर्माण। चौथी हमारी बात है अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन इकाइयों का निर्धारण, अर्थात आपका सैंपलिंग क्या होगा। अध्ययन पद्धतियों एवं उपकरणों का चुनाव, भविष्यवाणी, जांच एवं पुनर्परीक्षण, सामान्यीकरण, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। 3 चीजें इन्होंने एक साथ दे दी। और अंतिम है अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन। अब अपन बात करते हैं कि समस्या का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। किसी वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी समस्या का चुनाव सबसे पहले सावधानी पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से चयन किया जाना आवश्यक होता है। इस हेतु उस विषय में उपलब्ध समस्त लिखित सामग्री, विवरण इत्यादि की सहायता लेनी चाहिए। अध्ययन की जाने वाली समस्या अपने स्पष्ट रूप में जब अनुसंधानकर्ता के सामने आ जाती है तभी अनुसंधान का मार्ग स्पष्ट हो पाता है। दूसरी बात इन्होंने कहते हैं कि अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। समस्या के चुनाव के पश्चात अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद ही क्षेत्र, कार्यकर्ताओं की संख्या, समय, धन आदि को खर्च का अनुमान लगाया जाता है। अनुसंधान का आयोजन मूलतः उद्देश्यों पर ही आधारित होता है, अतः उद्देश्यों का निर्धारण सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। तीसरी बात करते हैं प्राकल्पना का निर्माण। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। समाज एक जटिल संरचना है, इसका संबंध जटिल घटनाओं से होता है।
इसलिए अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय के संबंध में पहले से ही सामान्य ज्ञान के आधार पर कुछ अनुमान या निष्कर्ष निकाल लेता है। इन्हीं पूर्व अनुमानों को प्राकल्पना कहते हैं। इसे ही वह सिद्ध या प्रमाणित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसमें यह आवश्यक नहीं होता है कि वैज्ञानिक के द्वारा अपनाई गई प्राकल्पना सत्य ही प्रमाणित हो, यह गलत भी साबित हो सकती है। लुंडबर्ग के अनुसार प्राकल्पना एक कामचलाऊ निष्कर्ष या सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना शेष है। प्राकल्पना अध्ययन की दिशा एवं क्षेत्र निर्धारित करने में अपना योग देती है। अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण, अलोकेशन ऑफ फील्ड एंड यूनिट ऑफ स्टडी। अध्ययन क्षेत्र के निर्धारण का तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम विषय के जिन पक्षों को हमें अध्ययन करना है उन्हें स्पष्ट परिभाषित कर लेना चाहिए ताकि उन पक्षों से संबंधित तथ्य ही संकलित किए जाए, निरर्थक तथ्यों से बचा जा सके। यदि अध्ययन क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और क्षेत्र की प्रत्येक इकाइयाँ का अध्ययन करना संभव नहीं है तो निदर्शन विधि द्वारा कुछ इकाइयों का चुनाव कर लिया जाता है और उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ यह भी तय करना आवश्यक है कि अध्ययन की इकाई क्या है। अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन इकाई का स्पष्ट निर्धारण कर लेने से ही तथ्यों का वस्तुनिष्ठ ढंग से संकलन किया जा सकता है। अध्ययन पद्धतियों एवं उपकरणों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ स्टडी एंड टूल्स। अध्ययन क्षेत्र के निर्धारण के पश्चात तथ्यों के संकलन के लिए अध्ययन पद्धति का चुनाव किया जाता है। अध्ययनकर्ता के उद्देश्यों एवं प्रकृति को ध्यान में रखकर यह निश्चित किया जाता है कि उसे सूचनाएं एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार विधि, अन्य विधि का अध्ययन पद्धति, ऐसी पद्धति का चुनाव किया जाना चाहिए जिससे सीमित धन, कम समय में अधिक से अधिक प्रामाणिक तथ्य प्राप्त किया जा सके। अध्ययन पद्धति के चुनाव के पश्चात अध्ययन में प्रयुक्त उपकरणों एवं प्रपत्रों की रचना करनी पड़ती है। इन प्रपत्रों की सावधानी पूर्वक रचना पर ही अध्ययन के लिए उपयुक्त तथ्यों का संकलन होना निर्भर करता है। नेक्स्ट, अवलोकन तथा तथ्यों का संकलन, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डाटा। वास्तविक अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन का अनिवार्य अंग है। वास्तविक अवलोकन या निरीक्षण करने से पहले पक्षपात रहित होकर उन तथ्यों का चुनाव कर लेना आवश्यक होता है जो प्राकल्पना के परीक्षण से संबंधित हो। अवलोकन के अतिरिक्त अध्ययन की किसी भी अन्य विधि का सहारा भी तथ्य संकलन हेतु लिया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान के लिए तथ्यों को लिख लिया जाता है। नेक्स्ट, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा। जब समस्त सामग्री को एकत्रित कर लिया जाता है तत्पश्चात ही उसमें आवश्यकता अनुसार उपयुक्त तथ्यों को पृथक करना पड़ता है। अपने काम के लिए उपयोगी सामग्री को व्यवस्थित रूप से लाकर ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यक है कि हम तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या करें। अनुसंधानकर्ता द्वारा किए जाने वाले वर्गीकरण की प्रकृति, उसकी अपनी अंतर्दृष्टि, अनुभव योग्यता, अध्ययन का उद्देश्य और तथ्यों की पूर्णता एवं यथार्थता पर निर्भर करती है। लास्ट हमारा 8th है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। सामग्री को सारणीबद्ध एवं वर्गीकृत कर लेने के पश्चात सामान्यीकरण अर्थात निष्कर्ष निकाला जाता है। वर्गीकृत तथ्यों के प्रतिमान के आधार पर निकाले गए सामान्य नियम बनाए जाते हैं। इन्हीं सामान्य नियमों को वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति के सामान्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, जांच या पुनर्परीक्षण। वैज्ञानिक पद्धति के प्राप्त निष्कर्षों की किसी भी समय जांच की जा सकती है। वैज्ञानिक पद्धति की पुनर्परीक्षा की कसौटी पर सदा खरी उतरती है। निष्कर्षों एवं नियमों की जांच का पता लगाया जाता है कि यह सार्वभौमिक रूप से सही है या नहीं, अथवा इसमें किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है। नेक्स्ट, हमारी अंतिम आती है हमारी भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से किसी भी घटना के कार्यकारण संबंधों को जाना जा सकता है। यह संबंध स्पष्ट हो जाने पर
उस घटना के कार्य कारण संबंधों को जाना जा सकता है। यह संबंध स्पष्ट हो जाने पर भी उस घटना की भविष्य की गतिविधि की ओर संकेत करना सरल हो जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण एकत्रित तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी करता है। भविष्य की घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है। जब इस प्रकार की विषय वस्तु वैज्ञानिक पद्धति के को काम में लेते हैं वे प्राप्त की जाती हैं, ये विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। सही ज्ञान के संचय का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। इसको कार्ल पियर्सन ने लिखा है, सत्य के लिए लघु संक्षिप्त मार्ग नहीं है। विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ये गुजरने के अतिरिक्त कोई सामान्य अन्य मार्ग नहीं हो सकता है। कल अपन पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति। धन्यवाद, नमस्कार।